आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का पाठ सबसे कठिन काम और उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम पाठ में एक डॉक्टर के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने डॉक्टर के सद्कर्म और उनके किए गए अच्छे कर्मों के बदले में उनके साथ जो हुआ वह देख रहे थे। उन्होंने हमेशा सबकी भलाई के लिए कार्य किया। चुनाव में भी इसीलिए कूदे ताकि इस भ्रष्ट समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें। परंतु 55 वोटों ने उनका मनोबल सदा सदा के लिए तोड़ दिया। हम पेज नंबर 76 तक पढ़ चुके थे। आज हम लास्ट पेज नंबर 77 पढ़ रहे हैं। जब लेखिका डॉक्टर साहब के पास एक छोटी बच्ची के इलाज के लिए पहुंची जिसके जीवन पर खतरा था, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही उदासीनता दिखाते हुए अपनी डायरी लेखिका को दिखाई। कुछ पल सोचते रहे, फिर थोड़ी सी गहरी उनकी आवाज गूंजी, पारो ना, आमी खूब व्यस्त। कहानी कलकत्ता में आधारित है, तो यहाँ बांग्ला भाषा का प्रयोग है। पारो ना, आमी खूब व्यस्त, जिसका मतलब है नहीं जा सकूंगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। देखो, 1 घंटा भी खाली नहीं हूँ, कैसे जाऊं? यह कहकर डॉक्टर साहब अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे, क्योंकि वे उस परिवार के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे। लेखिका ने दोबारा गुजारिश की तो वे चिढ़ गए। अजीब और बेबस निगाहों से घूरा मुझे। टेबल पर रखी ग्लास से कुछ घूंट गटके। क्रोध डॉक्टर साहब को अब बात बात पर आता था। अपनी हार को वो हजम नहीं कर पा रहे थे। रह रहकर एक वहशी भरी कौंध सी चमक रही थी उनकी गहरी काली आंखें। बार बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की लेखिका ने, और कट कट कर कुछ शब्द गिर रहे थे उनके मुंह से। फिर से बांग्ला भाषा का प्रयोग है यहाँ पर। अमार छाड़े तो अनेक डॉक्टर आछे, उनाके डेके नाओ। इसका अर्थ है, मेरे अलावा भी तो ढेरों डॉक्टर हैं, बुला लो उनको। और यह शब्द एक डॉक्टर को बिल्कुल शोभा नहीं देते। मैंने हिम्मत कर फिर जिद की, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। लेखिका ने ऐसा कहा।
वे बोले कुछ नहीं। उनके चेहरे पर पल भर के लिए तकलीफ और दर्द उभरे, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में कांटे उगने लगे। डॉक्टर साहब के अंदर तकलीफ और दर्द इतना अधिक था। वो इतने अच्छे इंसान थे, पर दूसरे ही पल उनकी आंखों में कांटे उगने लगे। समझ गई, यह डॉक्टर नहीं, उनका प्रतिशोध बोल रहा है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी भला क्यों न हो जाए, पर प्रतिशोध की ज्वाला उसे परिवर्तित कर देती है। लेखिका डॉक्टर साहब को कहना चाहती थी, डॉक्टर साहब, किसकी गलती की सज़ा आप किसको दे रहे हैं? तभी डॉक्टर साहब ने नाक तक खिसक आए चश्मे को ऊपर उठाते हुए, कुढ़ते हुए कहा। लेखिका भली भांति जानती थी कि डॉक्टर साहब किसी और की गलती की सज़ा उस नन्ही बालिका को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कुढ़ते हुए कहा, उफ, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। और लेखिका मन ही मन सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि कितना कठिन है इंसान बनना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी भलमानस के हृदय को ऐसी चोट न पहुंचाओ कि वह उस कष्ट से उबर भी न पाए। कुछ प्रश्न बनते हैं इस पाठ पर, वह देख लेते हैं। सबसे कठिन काम कहानी में लेखक ने डॉक्टर मधुसूदन का मरीजों की सेवा का संकल्प कैसे प्रकट किया है। डॉक्टर मधुसूदन का बचपन में देखा सपना पूरा हुआ था, गले में स्टेथोस्कोप झुलाने का। स्वप्न था अपने मोहल्ले और पूरे कोलकाता को निरोगी बना देने का। उन्होंने हेल्थ क्लब खुलवाए, निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की, कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क किया, बस्तियों के लिए मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था की, गंधाती मच्छरों मक्खियों से बजबजाती गंदगी और कचरे के ढेर पर आबाद बस्तियों में हेल्थ और हाइजीन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्रियां दिखाई डॉक्टर साहब ने। लोगों को और खुद को भी हर पल प्रेरित करने के लिए अपने चेंबर की मुख्य दीवार के बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखवाया, पहला सुख निरोगी काया। डॉक्टर साहब ने खुद के लिए नियम बनाया था कि सप्ताह में 2 दिन निशुल्क मरीजों को देखेंगे। कुछ रोगियों से आधी फीस लेंगे और जो
वाकई में पूरी तरह समर्थ हैं, उनकी फीस दे सकते हैं, सिर्फ उनसे ही पूरी फीस लेंगे, ऐसा डॉक्टर साहब का स्वप्न था। कितने भी थके क्यों न हो, कितनी भी देर क्यों न हो गई हो, वो हर नाइट कॉल को अटेंड करेंगे और मरीजों की सेवा का संकल्प तो उसी दिन प्रकट हो गया जिस दिन उनकी सुहागरात थी और वह आधी रात को उठकर अपने मरीज का इलाज करने चल दिए। बिना चिकित्सा किसी को मरने नहीं देंगे, यह स्वप्न देखा था उन्होंने और इसी तरह आजीवन मरीजों की सेवा करने का संकल्प लेखिका ने इस कहानी में बखूबी प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे कठिन काम कहानी में उद्धृत चुनाव लड़ने का निर्णय, इस पर टिप्पणी लिखिए। डॉक्टर साहब अपने 30 वर्षीय जीवन में अपने सत्कर्मों की पूंजी के जोर पर भ्रष्टाचार को मिटाने निकले थे। उन्हें यह लग रहा था कि अब समय आ गया है इस पूरे की पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करने का। अतः वे चुनाव लड़ने के लिए अपने मित्रों और शुभ चिंतकों के निरंतर आग्रह पर तैयार हो गए। डॉक्टर अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त थे, अतः वे चुनाव के अत्यंत सरगर्मी के दिनों में भी प्रचार प्रसार से दूर भागते रहे। उनकी मरीजों की उपेक्षा कर चुनावी प्रचार में कतई आस्था नहीं थी, लिहाजा थोड़ा बहुत प्रचार किया भी तो वह उन्होंने खुद ने नहीं बल्कि उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने किया। उनके मित्र उन्हें समझाते भी रहे कि आजकल बिना प्रचार, मीडिया की मदद के बिना, विज्ञापन के बिना कुछ नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती। पर आत्मविश्वास से दीप्तिपाते डॉक्टर साहब यही कहते रहे, 30 साल क्या कम है मेरे विज्ञापन के लिए। कौन सा घर है जहां मेरी सेवा नहीं पहुंची। और उनका आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता था। मित्र दबी जबान में कहते ही रहे कि जैसी अभी लहर चल रही है प्रचार की, कि जिस प्रकार का आक्रामक प्रचार प्रसार है, हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहब अपनी बात पर अड़े रहते कि सच्चाई को नगाड़े की ज़रूरत नहीं होती। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि सामने कुख्यात गुंडे हैं जिनके साथ उन्हें यह चुनाव में प्रतिद्वंदिता करनी है। डॉक्टर साहब तो चुनाव के दिन भी एक इमरजेंसी केस को ही देख रहे थे। किसी प्रकार दौड़ते भागते उन्होंने अपना वोट दिया। मतगणना के दिन भी निरासक्त योगी की तरह रोगियों को देखने निकल पड़े। उन्हें कुछ भी मतलब नहीं था कि वो कैसे धीरे धीरे हारते चले गए। सच्चाई का पर्दा तो तब उठा जब डॉक्टर साहब न सिर्फ चुनाव में हारे, पर वह इतनी बुरी तरह हारे कि उनकी जमानत भी जब्त कर ली गई। उन्हें कुल मिलाकर मिले थे 55 वोट। इतनी शर्मिंदगी तो डॉक्टर साहब ने कभी पूरे जीवन में नहीं महसूस की। चुनाव लड़ने का जो निर्णय था, जो दुनिया बदल देने का जोश और जज्बा था, महबूब की पंक्तियां, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है। वह सारे के सारे नारे व सपने धूल में मिल गए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर साहब बहुत बुरी तरह से हारे और यह चुनाव लड़ने का निर्णय पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कठिन काम कहानी में मरीजों और घर के बीच बटे डॉक्टर के जीवन का चित्रण कीजिए। डॉक्टर मधुसूदन ने एक सपना देखा था कि वह किसी भी मरीज को बिना इलाज मरने नहीं देंगे। पूरे मोहल्ले को निरोगी बना देंगे। सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण था उनके लिए तो वह थे उनके मरीज। परंतु जब उनकी शादी हो गई तो शादी की सुहागरात के वक्त भी वह मरीज को देखने चल दिए और नई नवेली दुल्हन की सारी आकांक्षाएं, सारी रस्में धरी की धरी रह गई। वे मरीज को देखकर सवेरे घर लौटे, तब तक घर में मुंह दिखाई की रस्म तक शुरू हो चुकी थी।
नई नवेली दुल्हन के मन का कोमल तार 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 हो चुका था। डॉक्टर साहब के हिसाब से वह तो मोहल्ले के हीरो बन गए, लेकिन दुल्हन का बहुत जतन से संजोया हुआ सपना पहली ही रात टूट टूट कर बिखर गया। डॉक्टर साहब कभी इस गली, कभी उस घर। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ एक नई बात और हुई कुछ समय बाद कि वह अब न सिर्फ एक पति थे, बल्कि एक पिता भी थे। वे इसी तरह घर बाहर दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। मरीजों के बीच इतना रहते थे कि घर में पत्नी और पुत्र ने उन्हें लगभग अनुपस्थित ही मान लिया था। पहले फिर भी थोड़ी शिकायतें थी, जो बाद में ठंडी उदासीनता बनती गईं। हर चप्पे चौराहे पर लोग खूब भालो डॉक्टर मौजूदा के लिए प्रशंसा और सम्मान के गुलदस्ते लिए खड़े रहते। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डॉक्टर मधुसूदन के कदम न पहुंचे हों। हर जगह हर कोई डॉक्टर मधुसूदन की वाहवाही करता था, परंतु इन सब के बीच में उनके घर से उनकी अनुपस्थिति लगातार बढ़ती रही और यह अनुपस्थिति कभी शादी की सालगिरह पर पत्नी के लिए उपहार लाने से भूलने, कभी बेटे के जन्मदिन पर घर जल्द न आ पाने और कभी बेटे की छोटी छोटी जिद्दें पूरी न कर पाने में बखूबी झलकती थी। दिन प्रतिदिन वह घर की तरफ से और ज़्यादा उदासीन होते गए। पत्नी और बच्चे के लिए वक्त पर अनुपस्थित हो जाना तो आम बात थी। जब ऐसे बढ़ते अपराधों के चलते घर में उदासी बहुत बढ़ जाती और कोई भी उनसे शिकायत करने के लिए भी उत्सुक न रहता और वह यह महसूस करते कि घर वालों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, और यह बात इन पंक्तियों से जाहिर होती है। वह घर वालों के मनोरंजन के उद्देश्य से उन्हें अपने रोगियों का अनुभव सुनाने लगते, ताकि वह उनका क्रोध कुछ कम कर पाएं। वह कहते, जानते हो, आज मैंने एक रोगी को कहा, दिन में एक गोली 2 बार सुबह शाम लेना। तो गधा पूछता है, एक गोली को
आधी आधी कर कर 2 बार लूं क्या? इसी प्रकार और एक बात बताने की कोशिश की कि एक रोगी को नींद की गोली दी तो पूछता है कि नींद के पहले लूं या बाद में लूं, और खुद के ही बताए हुए व्यंग पर खुद ही हंस लेते। लेकिन घर वालों को अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। अब पत्नी और पुत्र को उनकी ये सब बातें मनोरंजक नहीं लगती थी। वह बार बार पत्नी और बेटे को यह कहते, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। पत्नी कुढ़ जाती, मुंह फुलाकर नेहले पर दहला जड़ देती कि उससे भी कठिन है अच्छा पति बनना। पत्नी तो खैर पत्नी है, वह कुछ दिन में मान भी जाती और फिर सपने देखती कि शायद एक दिन उसका पति पूरा का पूरा उसका होगा। प्रार्थना करती, पर डॉक्टर साहब का मरीजों और घर के बीच बंटना घर के लिए हमेशा कम ही रहा। वह अपने मरीजों के साथ ज्यादा रहे। मरीज उन्हें बहुत अधिक मान भी देते थे, क्योंकि डॉक्टर के जीवन में भी मरीज उनके परिवार से ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होते हैं। परिवार तो परिवार होता है। डॉक्टर साहब के ऐसे व्यवहार के बाद भी कहाँ कोई पत्नी अपने पति को या कोई पुत्र अपने पिता को भूल जाता है। यह कुछ प्रश्न थे जो इस पाठ पर बनते हैं। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है।